चलो कल लोग कहाँ थे? कल हम लोग कहाँ थे? ठीक है, बात करते हैं हम लोग। कल आज कोई सकत है? छुट्टी चलेगी उसकी सकत की। कल हम लोग बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने कल करे थे, ठीक है। इसकी बात करी थी फ्री ऑसिलेशन वाले में। अब देखो अब हम लोग इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो पीछे जो भी हम लोगों ने बात करी थी, पीछे हमने बात करी थी कि मेरे पास में एक थी तुम्हारी इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक था तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो -q और +q ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला क्या होता है? q × 2l। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल की बात करूं तो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, इसकी बीच की दूरी 2l और यहां पर पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? m। साउथ की तरफ होती है -m, नॉर्थ की तरफ होती है +m। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला है वो है m × 2l। ठीक है, m × 2l। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बेटा नेगेटिव से कहां है? पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से कहां होगी? लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा साउथ टू क्या होगी? नॉर्थ। दूसरी चीज एक और है, अगर मैं किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इस पर जो फोर्स लगता है वो इधर QE और इधर क्या लगता है? -QE। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर? 0। और मैग्नेटिक फोर्स पर भी क्या लगेगा? 0। यहां पर जो टॉर्क का फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है P × E और यहां पर टॉर्क हो जाता है M × V। अगर यहां क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करोगे तो आएगा PE sin थीटा और यहां क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करोगे तो MV sin थीटा। ठीक है, M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में मैंने तुम्हें एक फार्मूला और बताया था, वो ये था कि अगर मेरे पास में कोई डाइपोल है, उस डाइपोल से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में जो यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या? एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और थीटा एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था B वो होता है μ0/4 पाई, यहां पर M/r³ ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये डिस्टेंस क्या है? मेरी r है, ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैंने इसमें कहा एक्सियल पॉइंट पर, कौन सी पॉइंट पर? एक्सियल। एक्सियल मतलब हो गया इसको यहां ले आओ, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर θ0 फार्मूला ये हो जाता है, मैग्नेटिक के लिए ये हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर θ 90 हो जाता है, तो फार्मूला ये रहते हैं। ठीक है,
किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है और मैग्नेटिक फील्ड का ये है, काफी बार बता चुका हूं। कल मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है -mb cos थीटा, और यहां पर हो जाता है -pe cos थीटा। अगर वर्क डन की बात आई, θ1 से θ2 गया है तो हो जाता है pe cos θ1 minus cos θ2 mb cos θ1 minus cos θ2। देखो जो मैंने कल बताया था, मेरा जो वर्क डन का फार्मूला आया था वो आया था -mb cos θ2 minus cos θ1। माइनस को अगर अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा cos θ1 minus cos θ2, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, माइनस को अंदर ले गए तो ये आया है, तब ये फार्मूला है माइनस का mb cos θ2 minus cos θ1, रोटेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक के लिए था, ये मैग्नेटिक के लिए था, दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसका बिल्कुल रिलेशन था इससे, ये हमको याद होना चाहिए ये चीज। ये मेरे से नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे एक बार बताओ तुम लोग, मेरे पास में एक डाइपोल है, कोई भी बच्चा बताए, और ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूं क्लास में। मेरे एक पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये डाइपोल है। अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ले ली, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ये किसके अंदर है? Q के अंदर, तो Q अपॉन, सही है। अब मैंने फिर कहा, मैंने फिर से एक डाइपोल ले लिया और ये सरफेस है, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। और मैं जानता हूं फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज ही 0 है तो मेरा फ्लक्स भी क्या होगा? 0। इसी प्रकार से देखो यहां का गया, कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, अगर मेरे पास कैसी भी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ कैसी भी मैग्नेट है, अगर उसमें कहीं पर भी तुम एक क्लोज्ड लूप ले लोगे, कोई भी क्लोज्ड लूप ले लोगे, तो अगर ये कोई क्लोज्ड लूप होगा तो उसका जो टोटल फ्लक्स, यानी कि इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के। टोटल फ्लक्स हमेशा 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर? ये देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लूप बनाती है? क्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अब तुम सोचो, सबसे पहले तुम ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स है कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी किसी एरिया से उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम जरा एक बात समझो, सर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो जा रही होंगी भाई, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो देखो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंट्री मारेंगी उतनी ही इससे बाहर आएंगी, जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए टोटल कितनी हो जाएंगी भाई, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो टोटल क्या बचा? 0/सन्नाटा। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, आंसर आएगा 0। हाँ जो, तो आंसर 0। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या गॉस लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिज्म, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज 0। याद रखना, सरफेस कैसी होनी चाहिए?
क्लोज्ड। अगर सरफेस क्लोज्ड नहीं है तो जीरो नहीं होगा। बाकी तुम कुछ भी ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, देखो नॉर्थ साउथ ये मेरे पास मैग्नेट है, ये सरफेस ले ली, इसके कारण भी जीरो। कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगी, कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है। और अगर इससे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा तो पूछेगा वो एसेशन रीजन। एसेशन रीजन बहुत खतरनाक होते हैं, समझे, और सरल भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। अगर थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तुम्हें तो बस गए, यही है। मतलब तुम्हें एक आता है, दूसरा तुम्हें पता ही नहीं चल लिया क्या है, तब भी गए, तो वो खतरनाक होते हैं एसेशन रीजन। ठीक है। और इस बार एसेशन रीजन डाल सकता है क्योंकि पेपर थोड़ा टफ रहेगा इस बार, बताइए। पेपर मोड होगा ऑफलाइन होगा पेपर। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसमें एनटीए ने वो दिया था, उसमें एमबीबीएस नहीं है लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, वो एमबीबीएस उसमें है, एमबीबीएस है उसमें। ठीक है। उन्होंने, और भैया नीट तो होता ही एमबीबीएस के लिए है, उसका मेन फॉर्म तो एमबीबीएस ही है। ठीक है। इस बार नहीं लिखा क्योंकि जैसे सेकंड को लास्ट राउंड होता है, लास्ट में उसमें जैसे एमबीबीएस कराया तो दोबारा फॉर्म नहीं ऑन लगा, अगर से लास्ट में नहीं मिला तो लास्ट राउंड होता है जो, हाँ स्टेवेंसी राउंड, हाँ, उसमें जो बैठेगा हाँ। इस साल फॉर्म नहीं डाल सकते ना, तभी नहीं लिखा उसमें। बीएचएमएस किया है तो वो लोग डाल सकते हैं, जो एमबीबीएस कर रहा है वो नहीं डाल सकता। हाँ। मतलब जो इस समय पढ़ रहा है एमबीबीएस में वो फॉर्म नहीं डाल सकता। हाँ। है सब उसके लिए, नीट के लिए, सबके लिए एमबीबीएस है। और उसमें दिया था देखो, मिलिट्री नर्सिंग है उसके लिए भी चाहिए, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग है उसके लिए भी चाहिए। ठीक। अब वो जमाने दूर रखो, ठीक है। और ये सही भी है कि पहले क्या होता था, कोई भी मुंह उठाया, इंटर कर लिया, बस लो एडमिशन लिए जा रहे हैं, बस छुट्टी। अब ऐसा नहीं है, पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालो, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद में करोगे, उसके बाद ही जा सकते हो। अब देखो ये चीज, देखो ये चीज जो अब है, देखो तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिज्म बेटा कट चुका है। ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म जो तुम्हारा था, सारी की सारी चीजें कट चुकी हैं, सिलेबस से हटा दी गई। पिछली साल थोड़ा बहुत था, लेकिन उससे पहले सब था। ठीक है। पिछली साल थोड़ा हटाया था, इस बार कतई गायब कर दिया है। तो जो चीज बची है वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मेरा वैसे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में था, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था, अर्थ के पोल्स के बारे में था, रोटेशन के बारे में था। ठीक है। और हर जगह कहां पर मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट सब थे मैग्नेटिक फील्ड के, वो सब कट चुके हैं। अब चीज ये, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है, मेरे पास में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल एक ही बात है। ठीक है। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास होंगी, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पास होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। फिर से देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास हो। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोलोगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस at any magnetic substance crossing normal to per unit area, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जितनी पास होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, B से। यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला होती है। ठीक है। और एक यूनिट टेस्ला लिख दो, या फिर देखो एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 वेबर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में होती है गॉस, और एक टेस्ला जो होती है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होती है। एक टेस्ला 10 की घात 4 गॉस के बराबर होती है, या एक गॉस
बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, एक गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किससे डिनोट करते हैं, बी से। यूनिट क्या है, टेस्ला। यूनिट क्या है, टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁻⁴ और एक गॉस में कितने टेस्ला, 10⁻⁻⁴। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एट एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्मल टू देयर पर यूनिट एरिया। या सीधे सिंपल हिंदी में समझो तुम कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से पर यूनिट एरिया जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा, उसे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये पीडीएफ भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है। अगला देखो, अगला दूसरा नंबर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट करते हैं आई से। एन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, b क्या है, वॉल्यूम। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट, सॉरी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से ये कटा तो क्या आया, एम्पियर पर मीटर। समझ आया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अब फिर से देखो सर जी, इससे हाँ ये तो क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो ये क्या है मेरा, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई बराबर क्या होता है, m/v। यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें अगले मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, देखो तुमने देखा होगा तुम्हारे एटमॉस्फेयर में दो तरीके के बच्चा है। ठीक है, एक है वो मतलब दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है कि जैसे तुम सुना रही है संगत का असर, ठीक है, जैसे में रहोगे वैसे हो जाओगे, तो वही हिसाब है। एक बंदा बेचारा सीधा साधा है और वो बिगड़ैल बच्चों में बैठने लगा, वो भी बिगड़ गया। तो बिगड़ैल बच्चों की कितनी इंटेंसिटी है, वो कितनी जल्दी बिगाड़ दें, वो भी तो है। एक है जो कि कम बिगड़ैल है, तो जो बच्चा सीधा साधा है उसे बिगड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक है उन्हें कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार से, माँ बाप को भी गाली दे रहे हैं, घर वालों को भी, सबको गाली दे रहे हैं, तो उसमें वो और जल्दी बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली बस यही है सीधी यहाँ पर, इसका मतलब भी सीधा यही है जो यहाँ पर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड की कैपेबिलिटी टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड की जो कैपेबिलिटी है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिर समझो एक बार, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड की कैपेबिलिटी जिससे कि वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे, मैग्नेटाइज्ड कर दे। सर मैग्नेटाइज क्या होता है, मैग्नेटाइज का मतलब ये होता है, तुम कभी देखना, तुम एक लोहे की कोई चीज ले लेना, ठीक है, उसे चुंबक से रगड़ना, थोड़ी देर बाद वो भी चुंबक हो जाएगा, हल्का चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा, तो वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज। मतलब समझ रहे हो, मैग्नेटाइज का मतलब है कोई भी चीज जो तुम्हारी लोहे की है, अब तुम को प्लास्टिक रगड़ रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हाँ वो चीज अलग होती है। ठीक है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लो तुम और उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो
तो वो भी चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा थोड़े टाइम बाद, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज। तो फिर से देखो, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, किससे डिनोट करेंगे, H से। इसे हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। बेटा H बराबर क्या होता है, B अपॉन म्यू नॉट माइनस I। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। या B को तुम लोग कहो सर जी B क्या होता है, तो B ये क्या है, ऊपर देखो कतई ऊपर, ये B मैग्नेटिक इंडक्शन। I क्या है, I वहां पर I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना बेटा, अगर मैं कहूं फॉर वैक्यूम के लिए बेटा, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए I की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए I की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय H की वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, B अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, B अपॉन म्यू। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, वह कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो कैपेबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। डिनोट किससे करेंगे सर, H से। डिनोट किससे करेंगे, H से, ठीक है, इसे H से डिनोट करते हैं। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे एक बार बताओ सर H की यूनिट क्या होगी, H की यूनिट कोई बता, H की यूनिट क्या होगी, टाइम होगा। इधर देखो I की यूनिट क्या थी, अब तुम लोग कभी खुद दिमाग लगाना कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, ठीक है। तुम्हें मैंने इतनी बार पढ़ाया है बेटा, इसमें से ये घटा है, तो कोई चीज क्यों घटती है, जब इसकी डायमेंशन इसके क्या हो, और अगर तुम घटा दोगे तब भी डायमेंशन वही बचती है। मैंने कहा था 4 मीटर में 2 मीटर घटा दो तब भी तो मीटर ही बचा। तो इसका मतलब है जो I की डायमेंशन है वही B अपॉन म्यू की डायमेंशन, और वही किसकी डायमेंशन, और H की डायमेंशन क्या होती है, यही आंसर होगा। बात समझ रहे हो, तो लिखा गया जो डायमेंशन I की है वही डायमेंशन किसकी है, B अपॉन वही डायमेंशन किसकी है, समझ में आ रहे। अब तुम्हें मान लो नीट ने ये क्वेश्चन डाल दिया जो आज तक नहीं पूछा गया है और ना किसी किताब में, कॉपी किताब में भी देखने को नहीं मिलता मुझे। उसने कह दिया कि बताओ यहाँ पर H की डायमेंशन क्या है, फार्मूला भी दे दिया। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रही कि म्यू नॉट की क्या होगी, B की क्या होगी, तो तुम सीधे जानो ना, जो I की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी, H की डायमेंशन होगी। ये हो गया एम्पियर, ये हो गया मीटर। मुझे बताओ एम्पियर कैसी यूनिट है, फंडामेंटल। कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट थी, उसमें से एम्पियर थी। मीटर की क्या होती है, L। तो AL माइनस ये क्या हो गई, डायमेंशन। चाहे इसकी ले लो, चाहे इस पूरे की ले लो, चाहे इसकी ले लो, ये डायमेंशन हो गई, ये हो गई डायमेंशन। ठीक, चलो उसके बाद में अगले बात है, ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M अपॉन V। ध्यान रखना पहले इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I बराबर M अपॉन V। ठीक है, अब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, B अपॉन म्यू नॉट माइनस I। ये है कि संगत का असर, ये क्या है, संगत का असर। और वो क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाँ घर जाके एक बार और पढ़ लेना, लेकिन बड़ा ध्यान से लेना, नहीं तो उड़ जाएगा कतई, कल तक उड़ जाएगा कतई। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होती है, इसको हम लोग देखें। सर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का मतलब होता है, सर ये B क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेटिक। सर H क्या था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था? I। क्या था? I। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? H। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? म्यू। क्या कहलाएगा? म्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो है वही क्या है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है, ये है। ए भाई पीछे बी क्या? बी बताओ, बी है क्या? बी है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बताओगे? मुझे बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पता, ठीक है, ध्यान दो। तो बताओ पीछे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ऐसे कभी हिंदी में बताओ, कभी जैसे तुम्हें पता हो वैसे बताओ, बस खाली अपने पल्ले पढ़ना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बोलो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस पर यूनिट एरिया। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से, मैग्नेटिक सब्सटेंस के पर यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। H क्या है बेटा? H क्या है? किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, आई तो तुम्हारी होगी m/v। ठीक, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैंने कहा मैं यहां पर तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब ये चीज एक ऐसी है जब तुम घर पे जाके लिखोगे और लिखने के बाद में जब याद करोगे तो मैं यहां समझा दे रहा हूं अभी, ठीक है, तो तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक, अच्छा यूनिट तो होगी बेटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, या फिर टेस्ला मीटर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये सब यूनिट हो जाएगी। अब देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ये देखो रिलेटिव मैग्नेटिक। अभी तो देखो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या थी सर? B/H। B क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन। H क्या था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अब आ गया रिलेटिव। देखो जहां भी रिलेटिव होगा ना वहां पर कंपेयर होती है, ठीक है, और जहां रिलेटिव होगा उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ना ही डायमेंशन होती है ना ही यूनिट होती है। जहां भी रिलेटिव होगा, रिलेटिव का मतलब दूसरे से तुम क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो, दूसरे से रिलेट। तो देखो यहां पर जो रिलेटिव कहा गया है, जो यहां रिलेटिव लिया गया वो है म्यू आर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी किससे नोट करते हैं? म्यू आर। म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है तुम्हारी परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस में कोई परमियाबिलिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यू नॉट बोलेंगे, ठीक है। और अगर तुम देखो बेटा यहां म्यू लो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और देखो याद रखना वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो अगर तुम यहां म्यू आर की वैल्यू 1 कर दोगे तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट। तो म्यू नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है, म्यू नॉट के बराबर। सर जी पल्ले नहीं पड़ा, कैसे? एक बार बताओ। ये अभी मैं यहां पर जहां हूं यहां मीडियम है कौन सा मीडियम है? हवा। कौन सा मीडियम है? मैं हवा में हूं, ठीक है, हवा में हूं। मैंने यहां पर मैग्नेट, यहां पर जो परमियाबिलिटी आई उसे मैं क्या बोला? म्यू।
उसे क्या बोला? अब फ्री स्पेस में जो परमियाबिलिटी है वो क्या है? म्यू नॉट। अब मैं कहूं बताओ यहां पर कितनी ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे? कितने गुना ज्यादा है तो क्या करोगे? अरे म्यू अपॉन म्यू नॉट, यही तो करोगे। और ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी गुना ज्यादा है, तो ये क्या निकल रही है? रिलेटिव। क्या निकल रही है? रिलेटिव परमेबिलिटी निकल रही है। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने तुमसे कहा कि बताओ, मैंने तुमसे कहा कि मान लो कोई भी, जैसे ये कमरा है, मैंने कहा ये कमरे का क्षेत्रफल और ग्राउंड के क्षेत्रफल में बताओ रिलेशन बताओ क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे ग्राउंड सर जी 10 गुना बड़ो है, 100 गुना बड़ो है, 500 गुना बड़ो है, यही तो बोलोगे। कैसे निकाला? तो तुमने ग्राउंड का क्षेत्रफल लिया बटे इसका क्षेत्रफल लिया, ठीक है, एरिया लिया, डिवाइड कर दिया, आ गया। तो वो क्या कर रहा है? तुम रिलेशन निकाल रहे हो, रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल रहे हो। और रिलेटिव तो हमारे जीवन में भरा पड़ा, जब तक हमारे जीवन में रिलेटिव नहीं होगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं, ठीक है। तुम भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? भाई जाहिर सी बात है, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए पढ़ रहे हो ना, घर वाले कह रहे हैं कि देखो बेटा पढ़ लेना, तो पड़ोसी देखो बाकी लौड़न जा कर लो, बाकी लौड़ियन जा कर लो, बाहर उन्हें एडमिशन ले लो, उन्हें एडमिशन ले लो, तुम कह रहे हो पढ़ ले। अब मान लो तुम्हारा कोई जलने वाला ही नहीं होता दुनिया में, कोई नहीं जल रहा होता, चाची कह रही होती है अरे बेटा बस मस्त है, जिंदगी मस्त रहोगे भाई, ठीक है। जैसे वो भी बाबा चल रहा है वैसे, है ना, IITM बाबा चल रहा है, ठीक। हाँ, वो तो वही चीज है। तो तुम्हारा कोई अगर जलने वाला ही नहीं होगा किसी प्रकार से, तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम पढ़ोगे ही नहीं। तो पढ़ो मत पढ़ो, कोई मतलब है ना, कोई जल ही नहीं रहा है ना, कोई घर वाले कुछ कह रहे हैं, तो भाई रिलेटिव होना बहुत जरूरी है ना। तो रिलेटिव तो होते ही होते हैं। रिपोर्टर चौक गया वो। हाँ ना, वो अच्छी नॉलेज, वो सही नॉलेज बता रहा था, बहुत सही नॉलेज बता रहा था, ठीक। चलो अगले बात। ऐसे मेरा एक दोस्त भी है, मनीष नाम है, मनीष यादव, हरियाणा का रहने वाला, वो भी हरियाणा का रहने वाला है। तो मनीष यादव है, तो वो मुझे DU मिला था, मुझे मेरे साथ उसने प्रिपरेशन करके आएगी, तो वहाँ लगा। तो मैं मिला, तो मैं सुबह सुबह सो कर उठूँ, मैं देखूँ ये मार पूजा पाठ चल रही है, मैं बराबर वाले कमरे में गया, मैंने क्या भाई, मैंने देखा पूजा पाठ करके, मैं आके फिर सो गया। फिर सुबह सुबह फिर मैं जब उठा, फिर मैं गया, मैंने क्या भाई, बोले भाई भक्ति बहुत ये है, भजन करो, ये करो, वो करो। अब वो मुझे लेक्चर देता रहता, मेरे समझ में नहीं आती क्या बात कर रही है। चलता रहा कोई बात नहीं, मेरी जल्दी ट्रेन से हुई, मैं वहाँ से भागा, ठीक, वापस मैं अपने IIT में आ गया। फिर बाद में पता चला कि उसकी जॉब लगी, हाँ गवर्नमेंट जॉब लगी थी, और गवर्नमेंट जॉब लगी के बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब भी करने लगा। फिर उठा घर वालों शादी कर दी। अब वो शादी भी करता है, शादी भी मतलब हो गई उसकी उसने क्या किया, उसके मुझे बाद में पता चला, उसकी शादी में गया तो मुझे पता चला कि इसके घर में सभी लोग इसी प्रकार से हैं, सब भक्ति वाले हैं। उसके फादर है, उसने हरियाणा में जितनी जमीन थी सब बेच दी और सब वृंदावन में खरीद ली, ठीक है, सब वृंदावन में खरीद ली। अब उस पर राधा रानी की ऐसी मेहर हुई कि वहां पर जैसे किल्ला के हिसाब से बिकती ना जमीन, तो जैसे 80 लाख रुपए किल्ले बिकी, 80 लाख रुपए किल्ले बिकी, तो 7-8 किल्ले थे, उसने सब बेच के वृंदावन में ले ली 20 लाख रुपए किल्ले। अब जो वृंदावन में जमीन है वो हो गई 1 करोड़ रुपए किल्ला। वृंदावन बहुत कॉस्ट बढ़ी है, ठीक है। तो हमने लगा इसी प्रकार से राधा रानी कृपा हुई है तेरे ऊपर। तो ये चीज अलग है, अलग डायमेंशन में है, ये चीज अलग डायमेंशन में है। अगर तुम डीपली रियल, मैं फिजिक्स के साथ ये चीज प्रूव कर सकता हूँ, फिजिक्स के साथ में, कि अगर तुम डीपली फिजिक्स में जाओ तो वास्तव में तुम देखोगे कि दुनिया में जो कुछ तुम देख रहे हो सब गलत है। दुनिया में तुम देख रहे हो वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इवन यहाँ जो तुम देख रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, वो भी तुम्हारा भ्रम है, जो तुम पढ़ रहे हो वो भी तुम्हारा भ्रम है, तुम खुद हो वो भी तुम्हारा भ्रम है दुनिया में, सही में। और लगभग इस दुनिया का 99% हिस्सा तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। जो इस समय यहाँ पर है वो 99% हिस्सा तुम देख ही नहीं पा रहे हो। 1% तुम हिस्सा अपनी आंखों से सिर्फ देख पा रहे हो, और वो भी देख रहे हो वो भी गलत तरीके से, ठीक है।
ये वास्तव में ये बिल्कुल हकीकत बात है, नहीं है ये। तो बस लेकिन बस हम जिसमें हैं उसमें खुश हैं, बस खुश रहो बच्चों। बहुत ज्यादा भक्ति हो जाएगी, उधर ज्यादा अंदर जाने का नहीं डीप। तुम कहोगे फिर भाई सही कह रहे हो सर, ये पढ़ाई वढ़ाई सब मोह माया है, कुछ मत करो। गंदे से पता चली यहाँ 5 बच्चे बैठे हैं, इसलिए बेटा यही सब कुछ है जो तुम पढ़ रहे हो, यही सब कुछ है। चलो अगले बढ़ते हैं। ठीक, देखो सर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैंने यहाँ पर पढ़ी। ये जो है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से देखो एक बात और बोला हूँ, 3 बजे तक क्लास ना हमारी, अभी तक एक बात और बोला हूँ, सही में आप लोग मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। और मैं तुम लोगों से एक चीज और कहता हूँ कि जो भी लोग डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, या जो लोग नर्सिंग की फील्ड में चले जाओ, या किसी और फील्ड में, मान लो फ्यूचर किसी का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी है, जब तुम आगे जाओ आने वाले टाइम में, जब तुम कैपेबल हो जाओ, ठीक है, जो बंदा डॉक्टर हो वो बंदा गरीब लोगों की हेल्प जरूर करना। जो जैसे मान लो देखो, गरीबी एक ऐसी चीज है जो कि किसी को मर्ज हो गई, अब मर्ज हो गई तो सही तो उसे करानी है। अब सही करानी वो तो ये को गवर्नमेंट इस समय वो वाली योजना ले आई है, वो 5 लाख आयुष्मान वाली, ठीक है, तो बहुत से लोगों का इलाज फ्री हो जाता है। लेकिन बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिनमें लोग सही नहीं हो पाते, ठीक है, पैसे मतलब पैसे नहीं है, अब इलाज है महंगा, पैसे नहीं है, तो बहुत से लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे गरीबी के कारण एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा केस, कोई भी केस आए, मान लो तुम किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं ना सारे, जैसे मान लो SRMS हॉस्पिटल है, ये जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं वो किसी डॉक्टर के थोड़ी नहीं है, ठीक है, वो पैसे वाले लोगों के हैं। डॉक्टर चार्जेस लेते हैं, अपने बैठने के हिसाब से चार्ज लेते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से चार्ज लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कंडीशन दिख रहा है, वास्तव में ये बंदा कैपेबल नहीं है और तुम्हें लग रहा है बहुत गरीब है, तो तुम अपनी ऑपरेशन फीस माफ कर देना। तुम यही सोच लेना मैंने जो 1 घंटे ऑपरेशन किया ये मैंने दान कर दिया, ये मेरा ऊपर लिख लिया जाएगा, है ना, ऊपर लिख लिया जाएगा। इस हिसाब से ऐसी धारणा अपने मन में हमेशा रखना, ठीक है। कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, और जितना तुम करोगे गॉड उससे ज्यादा तुमको देगा, उससे ज्यादा तुमको देगा, ये चीज है, ठीक है। और डॉक्टरी लाइन में मैं तुमको एक और बात बताऊं जो बिल्कुल सही है। कौन सा डॉक्टर सफल होता है, ये देखो, कौन सा डॉक्टर सफल होता है? डॉक्टर वो सफल होता है, तुमने डॉक्टरी कर ली, डॉक्टरी करने के बाद किसी भी डॉक्टर के पास बैठोगे, अब वहां मरीज आए, ठीक है, मरीज आए, अब तुम मरीज को देखोगे ना, मरीज को देखो तो तुम अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो वही लैंग्वेज तुम बना लो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। जैसे पीलीभीत की जो लोकल लैंग्वेज है, अब कोई बूढ़ी आया, ठीक है, कोई बूढ़ा है तो वैसे कहीं और बैठो अम्मा, का बीमारी है तुम्हें, तो वो भी अपनी लैंग्वेज वही। अब तुम कहोगे, अब तुम मान लो पेशेंट आया, तुम बेटा हाँ बताओ क्या हुआ आपके लिए, अब तुमने इतनी बात कह दी तो उसे ये लगेगा डॉक्टर ना कभी अपनी तरीका है, ठीक है, तो उससे धीरे धीरे पहुंच बनती है और मरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये सब चीज तुम्हारी बात की बात है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो बेटा, अभी मैंने जितना पढ़ा था बोला तो नहीं कुछ याद है ना, है मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, चलो यही सब तो पढ़ा था। अब तुम आगे देखो सर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है। अच्छा, ratio of magnetic field B in the substance when placed in magnetic field B naught, दोनों का रेशियो भी क्या कहलाएगा, म्यू आर। पल्ले नहीं पड़ा, देखो एक बात समझो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है B नॉट, कितना है। अब इसमें मैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, चुंबक रख दी,
मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। वो मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होके जाएंगी, तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर बी नॉट, दोनों का रेशियो भी क्या कहलाएगा, म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, सबसे पहले मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होती है सर, बी अपॉन एच। क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू अपॉन म्यू अपॉन म्यू नॉट या फिर बी अपॉन बी नॉट। यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस, और बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें सब्सटेंस रखा है, ठीक है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज देखना, अगर मैं परमियाबिलिटी की बात करूं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में परमियाबिलिटी, सबसे पहले देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करते हैं, मतलब वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मेरे अंदर नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो एक बात समझो, करेला किसको अच्छा लगता है, करेला अच्छा लगता है, कड़वा है पर सही है, अच्छा लगता है, कड़वा है पर अच्छा है, करेला अच्छा लगता है, ज्यादातर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, करेला अच्छा नहीं लगता, मतलब करेला लगता है क्या ही करेला खाओ, ठीक है, मैं तो खाता ही नहीं करेला। घर वाले कहते हैं औषधि है, अरे मैंने कहा अपनी औषधि अपने नहीं करती, अपन ऐसी थी। देखो करेले की सब्जी सबको पता है, दूसरा तुरई की सब्जी, तुरई की सब्जी ना तो तुम्हें अच्छी लगती है और ना खराब लगती है, खा लेते हो, ना अच्छी है और ना बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब तीसरी सब्जी आ गई, मान लो तीसरी सब्जी तुम्हारी आ गई मटर पनीर। मटर पनीर, मटर पनीर अच्छा लगता है ना, मान लो बहुत अच्छा लगता है। अब देखो बेटा, तुम क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, तुम क्या हो, करेला तुम्हें अच्छा लगता है क्या, नहीं, तुम कहोगे दूर हट, यानी कि करेला क्या हो गया, करेला क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। कौन सा हो गया, डायामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसको कहेंगे करेले को नहीं खाएंगे, हट दूर हट, ठीक है, उससे क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आती है तुरैया। तुरैया को हम क्या ना अपोज कर रहे हैं ना, अरे चलो खा लेंगे, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक जो हम हैं, हम उसे थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब आ गया मटर पनीर, उसे कतई अट्रैक्ट करेंगे ना, तू आइए जा, सब खाएंगे, है ना। तो वो क्या हो गया, तो जो तुरैया हो गई वो क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक, और जो मटर पनीर हो गया वो क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट। और डाया से क्या कहती है, रिपेल। डाया से क्या होती है, रिपेल। और पैरा से बहुत कम मात्रा में रिपेल, बहुत कम मात्रा में अट्रैक्ट, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इन सबके में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने थोड़ा गलत भी रखा है ना, यहाँ थोड़ा गलत लिख रखा है ये, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू ये होती है 1 - यानी कि 1 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली कम, और इसकी होती है 1+। ये ज्यादा अच्छा है, पैरा की होगी, ठीक है, फेरो के लिए सही है, फेरो के लिए सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वैसे सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्ट होना चाहिए, इसकी बात करेंगे। अब देखो बच्चों, एक आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गई, अब ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये कहती है कोई भी सब्सटेंस जितनी जल्दी बिगड़ जाए, मतलब जितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाए, जितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाए। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, अब मुझे बताओ, एक बच्चा है वो बिगड़ ही नहीं रहा, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी
उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। क्या होगी? कम। और एक है बहुत जल्दी बिगड़ जाए तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? अधिक। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी उसकी? अधिक। ऐसे समझना। इट इज द प्रॉपर्टी द सब्सटेंस विच शो हाउ इजिली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है। कीप्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे मान लो मैं तुमसे कहा, मैंने तुमसे लोहा ले लिया। क्या ले लिया? लोहा को तो मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वो क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। उसमें मैग्नेटिक गुण आ गए। अब तुम प्लास्टिक को रगड़त रही हो आंगन में, तो प्लास्टिक का उसकी संगत से कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है। और जो जल्दी से मैग्नेटाइज्ड हो गया उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। तो इसने कहा है कोई भी सब्सटेंस को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा? काई एम से। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं? काई एम। ठीक है। काई एम बोलते हैं। कैसे लिखेंगे? आई अपॉन, अब जो आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच होती है। क्या होती है? ध्यान रखो, जो उसमें पहले आए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? आई। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? एच। यही तो है। अच्छा सर, आई बराबर क्या होता है? एम अपॉन, और एच बराबर क्या होता है? बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। और वैक्यूम के लिए आई की वैल्यू 0, तो एच बराबर बी अपॉन। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ठीक है। एक बात याद रखना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये नेगेटिव होती है। अभी ये सब में तुम्हारे आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि ये नेगेटिव क्यों होती है। ठीक है। डाया के लिए नेगेटिव क्यों होती है और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है कौन से। और पैरा के लिए पॉजिटिव होती है लेकिन कभी छोटी सी, और फेरो के लिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर समझ में आ जाएगा। अब हो गया रिलेशन बिटवीन म्यू आर रिलेटिव, काई एम ससेप्टिबिलिटी। देखो ये वाला फार्मूला तुमको पता था, अभी लिखवाया था मैंने। म्यू आर बराबर बी अपॉन बी नॉट, या फिर म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला बेटा जो ये आया है, तुम भी मुझसे बोले थे सर, आई बराबर बी अपॉन एच बराबर माइनस आई। इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर, तो ये आई प्लस बराबर बी अपॉन, तो बी किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट आई प्लस। समझ में आया? ये कहां से आया? ठीक है। ये हो जाता है, ये हो गया। अब उसके बाद में तुमने क्या किया? H कॉमन ले लिया। H क्या ले लिया? तो कॉमन H बाहर, इसमें नहीं था H तो I के नीचे आ गया। यहां से H कट के क्या आ गया? एक आ गया। ठीक है। कट के ये एक आ गया। सही। अच्छा, और ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? काइएम। ये क्या होता है? काइएम। और ये क्या होता है? देखो ये क्या हो जाएगा? बी नॉट। क्यों? देखो, अगर बेटा मैं वैक्यूम के लिए लूं, मतलब आई मेरी नहीं है, तो H बराबर क्या होता है? B अपॉन, तो B बराबर म्यू नॉट इंटू H। ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया B नॉट। B नॉट को नीचे लिया तो ये आ गया, और B अपॉन म्यू नॉट मेरा क्या होता है? म्यू आर। तो म्यू आर बराबर क्या आया? काई एम प्लस। तुम्हें और कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें इतना याद करना है।
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन होता है म्यू आर बराबर काई एन प्लस, तुम्हें ससेप्टिबिलिटी दे देगा और तुमसे म्यू आर पूछेगा तो एक जोड़ देना, तुम्हें म्यू आर दे देगा, ससेप्टिबिलिटी पूछेगा तो एक घटा देना। ठीक है, एक घटा देना, फार्मूला हो जाएगा। सही, तो ये यहां तक ये चीज थी। इनको मैं भेज दूंगा, लिखना और फिर एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सारे दिमाग से हो जाएंगे बहुत इस तरीके से। कल क्यों नहीं आई थी? टॉप नहीं मिला था, 12 में फंस गई थी, 12 आ गई थी कल, पता है आपको? नहीं आई थी। आप 2 मंजिला पर, 1 मंजिला पे हैं? तभी हम कहते हैं बच कैसे गए 12 से हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, तो ये फार्मूलास आपको याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, लास्ट हो गया हमको बढ़ गया नहीं किया। अब देखो, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, एक की बात करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन ए बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। मैंने तुमसे कहा मेरे 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। इनके बारे में तुम सुनना, सबके बारे में ठीक करते हैं, और वहां से पीछे की बातें भी कुछ क्लियर होंगी तुम्हारी। ठीक है, पीछे की बातें कुछ क्लियर कर सकती। सबसे पहले अगर मैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजरना नहीं चाहते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? अपोज का मतलब समझ रहे हो? दूर जाओ भाई, कैसे जाओ? दूर जाओ। ठीक है, अपोज करता है। तो देखो, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं? ये देखो, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती है? बिस्मथ, एंटीमनी, सोना, क्वार्ट्ज, पानी, दारू। ठीक है, हाँ, तो कितनी चीजें होती? ये क्या है? ये तुम्हारी जो है एल्कोहल, ये तुम्हारी क्या है बेटा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, कुछ एक तुमने वीडियो देखी होगी कि वो ऐसे पानी रख देते हैं ग्लास में, और इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और वो पानी घूमने नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि देखो, जरा सोचो, मेरे पास में यहाँ पर ग्लास में कोई पानी है, और तुमने इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके जाएंगी ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा सब्सटेंस है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसीलिए जब ये इधर से ऐसे होके जाएंगी, इधर से ऐसे होके जाएंगी, तो इस पर एक फोर्स भी लगा देंगे, इसलिए वो घूमने लगता है। जैसे मैंने तुमसे फिगर में बोला ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो हल्का सा क्या हो गई? तिरछा हो गई, हल्का सा तिरछा हो गई। क्यों तिरछा हो गई? क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? अपोज करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? अपोज। एक चीज इसमें और याद रखना, किसी भी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B0, अंदर कितना है? B। तो अंदर जो होगा वो हमेशा बाहर से क्या होगा? कम होगा। अंदर जो होगा वो बाहर से, तो डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पहली क्या है? कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी? अपोज करेगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी देखो बेटा, ऐसा है जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस प्रकार से किसी स्प्रिंग से यहां पर ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया।
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके दोनों तरफ मैंने एक मैग्नेट ऑफ द नॉर्थ पोल है और इस तरफ कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, लेकिन क्या ये सब्सटेंस चाहेगा कि मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो? नहीं। तो ये नहीं चाहेगा कि मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। देखो ऊपर की ओर क्या आ रहा है, पुशअप हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ये पुशअप हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड these substance move from stronger to weaker part of the magnetic field। ठीक है, तो इसीलिए ये कहां चला जाता है, ऊपर की ओर क्या कर जाता है, ये रिपेल कर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर खींच जाता है, ऊपर की ओर। अब तो कहो ऐसा नहीं होता नीचे की ओर क्यों ना खींचो, तो नीचे की ओर बेटा अगर खींचेगा तो ये स्प्रिंग वाला तो फोर्स है, स्प्रिंग वाला भी तो फोर्स है। ठीक है, अभी जैसे मान लो अगर ये नीचे की ओर खींचेगा तो नीचे की ओर इस पे अगर मान लो तुम कहोगे सर जी जैसे मान लो एक नॉर्थ पोल ये है, एक साउथ पोल, मैंने यहां पर कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो ये ऊपर ही क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि ऊपर जाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग और खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, एक स्प्रिंग खिंचा हुआ है, तुम उसे नीचे खींचना तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर हल्का सा दबाओगे तो ऊपर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहां पुश हो जाएगा, ऊपर की ओर पुश हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं कोई एक यूट्यूब लूं, यूट्यूब क्या होती है बच्चों, इस प्रकार की नली को हम क्या बोलेंगे, यूट्यूब है। अब जरा सोचना सर इस यूट्यूब के अंदर पानी भरा है, पानी क्या है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा है, अगर इसके अंदर पानी भरा है, मान लो पानी इसके अंदर बच्चों ये भरा है, अगर कोई मैग्नेट नहीं रखी है तो जो लेवल दोनों क्या होंगे, सेम। अगर कोई मैग्नेट नहीं रखी है तो लेवल दोनों क्या होंगे, सेम। लेकिन जैसे ही मैंने यहां मैग्नेट रखी, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, और ये क्या, ये जिसमें जो लिक्विड है ये चाहेगा कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो ये लिक्विड कहां आएगा, नीचे। अगर ये नीचे आएगा तो इधर वाला ऊपर पहुंच जाएगा, सही है, उधर वाला ऊपर पहुंच जाएगा। अगली चीज देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो 1 से थोड़ी सी कम होती है, इसे बोलते हैं स्लाइटली। 1 से थोड़ी सी कम का मतलब है 0.98, 0.95, 0.85 ऐसी। अगर ये परमेबिलिटी होगी तो वो किसकी होगी, तो वो कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद देखो इसी में दूसरी चीज बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी कम होती है, बेसिकली कम होती है। ठीक है, लेकिन सबसे कम ही किसकी होती है, डाईमैग्नेटिक की। तो उससे ज्यादा कम का होगी, बात समझ आ रही है, उससे ज्यादा कम क्या होगी। तो मेरे कहने का मतलब है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर तुम कितना भी बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ उसकी ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब कितनी नेगेटिव होती है सर, कितनी होती है, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है तुम्हारी 0 से छोटी, 0 से छोटी होती है, और -1 से बड़ी, मतलब -0.56, -0.3, ये सब किसकी ससेप्टिबिलिटी होगी, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की। देखो 0 से छोटी है तो नेगेटिव तो होगी, ठीक है, और -1 से क्या है, बड़ी, -1 से बड़ी, तो ये है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होती, किसकी, डाया की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज नहीं होती। दूसरी चीज ये, अगली चीज बता,
मुझे बताओ H क्या होता है और I क्या है? I है m अपॉन b, H क्या है? b अपॉन। अगर मैं कहूं सर H, मुझे वैसे बताओ कि जैसे भाषा में बताओ कि H क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं और वो क्या हो जाए? मैग्नेटाइज्ड। वही तो था। मुझे बताओ अगर मैं डायामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, क्या वो कभी लाइफ में मैग्नेटाइज हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने नहीं देगा। वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी ही नहीं तो वो मैग्नेटाइज कहां से हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? इसीलिए अगर H और I का ग्राफ किसमें? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? यानी कि वो कभी लाइफ में मैग्नेटाइज्ड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने ही नहीं देगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने नहीं देगा तो फिर मैग्नेटाइज कैसे हो जाएगा? इसलिए कहां रहता है? हमेशा नीचे की ओर। टेम्परेचर बढ़ाने पर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी चेंज। अब मुझे बताओ सर, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की परमियाबिलिटी क्या होती है? परमियाबिलिटी, अरे बोलो, 1 माइनस E या फिर स्लाइटली लेस देन। ठीक है, मतलब क्या होती है? 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा। और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? 0 से बड़ी और 1 से कम, -1 से बड़ी और 0 से छोटी। -1 से बड़ी और 0 से तो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। देखो -1 से बड़ी, अरे ऐसे देखो ना, इन का है -1, इन का है 0, तो इधर के सब पॉजिटिव तो इधर के सब नेगेटिव। तो यहाँ पर बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, सब किस में होगी? माइनस में। सब किस में होगी? ये किसकी ससेप्टिबिलिटी होती है? डाया। टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगला देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो पैरा कैसे है? पैरे का मतलब हो गया जो थोड़ा अट्रैक्ट करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ी मात्रा में क्या करें? अट्रैक्ट करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ी मात्रा में अट्रैक्ट करें। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें क्या गया है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच आर अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। में एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ये क्या है? मैग्नीज, कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब क्या है मेरे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है? दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये फेवेबल मैग्नेटाइज्ड। फेवेबल का मतलब है कुछ मात्रा में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे? जैसे तुम यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेचारी सीधी जा रही थी, ये जो सीधी जाती ये थोड़ा सा क्या हो गया? इससे अट्रैक्ट हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई? तो बाहर की कंपेयर में अंदर डेंसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ज्यादा। इसका मतलब है अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? ज्यादा होगा। अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से, किसमें अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है बाहर से? डाया में बाहर ज्यादा अंदर, इसलिए रिपेल करती है। यहां पर अंदर ज्यादा बाहर, और ये फेवेबल मतलब बहुत कम मात्रा में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। बहुत कम मात्रा में क्या करती है? अट्रैक्ट। वही लिखा हुआ बेटा, ठीक है, आउटर साइड में कम है और अंदर क्या है? ज्यादा। अब हम अगली बात करते हैं इसी। अगले देखो मैं अभी उसकी जब बात कर रहा था, मैंने अभी सर उसकी जब बात करी थी, मैंने तुमसे कहा था अगर डायामैग्नेटिक होता तो ये कहां जाता? ऊपर। सही है।
अब ये कौन सा मैग्नेटिक है? पैरा। तो ये इसे अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट। अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा। अगला देखो बेटा, मैंने ये भी बताया था तुम्हें, मैंने तुमसे कहा मान लो ये मेरे पास में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब मुझे बताओ, इसमें पहले मेरे पास लिक्विड मान लो इतना भरा हुआ था, पहले इतना भरा हुआ था, पहले इतना भरा हुआ था, इधर भी था। ये मैग्नेट नहीं रखी है तब बता रहा हूं मैं, ठीक है? मैग्नेटिक रखी है तो दोनों का लेवल क्या था? सेम। जैसे ही मैंने मैग्नेट रखी तुरंत क्या हुआ? ये जो मटेरियल है ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा है? इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ये क्या करेंगी? आकर्षित। क्या करेंगी? अगर ये आकर्षित करेंगी तो पानी कहां जाएगा? इधर ऊपर, तो इधर। और डाया में क्या होता है? इधर नीचे और उधर। ठीक है, अगला देखो सर, डाया में जो ये IH का कर्व था वो नेगेटिव था, लेकिन यहां क्या है? का है पॉजिटिव। अगर मैं किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, क्या वो मैग्नेटाइज हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो एक बंदा है, वो कितने ही खराब बच्चों में बैठे, लेकिन वो उनकी आत्मा को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, बोले नहीं मतलब नहीं है, तो वो कभी नहीं मिलेगा। अब एक बंदा है, हाँ सही कह रहा है तू, चल घूमने चलना, चल ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। उसी हिसाब से उसमें गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो वही है। और दूसरी चीज बेटा, अगर मैं म्यू आर की बात करूं, म्यू आर की बात, यहां पर जो परमेबिलिटी होती है वो 1 से थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा। देखो लिखा हुआ है परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, 1 से थोड़ी सी, हाँ 1 से थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक, उसके बाद में और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेटा? लेकिन क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? ये देखना, काई एम की वैल्यू, काई एम की जो वैल्यू होती है, काई एम की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी, लेकिन 1 से कम होती है। 0 से बड़ी और 1 से कम। अब बताओ आगे बेटा, बताओ डाया की क्या थी काई एम की वैल्यू? 0 से छोटी, -1 से, ये डाया की है और ये किसकी है? पैरा की। समझ आ गई? ये हो गया। उसके बाद आ गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें। देखो फेरो क्या है? जो डाया की प्रॉपर्टी है वही सब प्रॉपर्टी किसकी है? फेरो। भाई डाया कम मात्रा में अट्रैक्ट करता है, फेरो अधिक मात्रा में अट्रैक्ट करता है, फेरो अधिक। और दूसरी चीज एक बात और याद रखना, फेरोमैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होते हैं वो कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, कभी भी लिक्विड फॉर्म में। जितने भी सब्सटेंस होंगे सारे के सारे किसमें होंगे? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे इनके कौन कौन से होते हैं? जैसे आयरन, अब तुम कहो हम तो लगाए देंगे आयरन, लिक्विड, ठीक है, उसका भी काट है। ठीक, देखो ये है मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच आर स्ट्रांगली अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा मात्रा में। जैसे आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट और उनके एलॉय क्या होते हैं? एलॉय क्या होते हैं? अयस्क, अयस्क, अयस्क तो बोलते हैं। एक अयस्क होता है और एक और होता है, नहीं एक अयस्क बोलते हैं और एक नहीं। जैसे कोई भी चीज धरती से निकाली जाती है तो वो किस फॉर्म में निकलती है? खनिज। अयस्क, अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होते हैं? पता? चलो हमको भी नहीं पता। देखो पृथ्वी से जो चीज निकाली जा रही है वो खनिज है।
अयस्क वो है, ऐसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो निकाली, उसमें लोहे की मात्रा तो है, लेकिन जब तुम अकेले लोहा कन्वर्ट करोगे तो पता चले जितनी तुम्हारी लागत आएगी उससे कम को वो बिको, तो वो खनिज है हीरो, ठीक है। और जिसमें सही लागत तुम्हारी निकल गई पर बचत हो गई उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं, ऐसा शायद बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने 12वीं में पढ़ा था कभी, अब देखो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस व्हिच आर स्ट्रांगली अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली जो अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट और उनके एलॉय, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी है भाई, वहां पर वो क्या करते थे? फैलेबल मतलब कम मात्रा, यहाँ पर क्या है? स्ट्रांगली अटैच करते हैं, ठीक है। देखो ये जैसे ही मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिससे बाहर जा रही है, सबको इसने अट्रैक्ट कर लिया। एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जा रही है, सबको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर सब इसके अंदर होके जा रही है तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? जाहिर सी बात है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अंदर का क्या होगा? ज्यादा होगा, अंदर का ज्यादा होगा। वही सब इसमें दिया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगली चीज, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव और वेरी लार्ज। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब ये है, बहुत ज्यादा का मतलब है ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? काईएम ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ। अभी क्यूरीज लॉ बताएंगे, ठीक है। क्यूरीज लॉ बताएंगे। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज स्टेडीली व्हेन द राइज द टेंपरेचर। अच्छा देखो, जब बेटा टेंपरेचर बढ़ाते हैं हम ना, जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और परमेबिलिटी कम होती है। परमेबिलिटी क्या होती है? कम। दूसरी एक चीज और देखो बेटा, जैसे यहाँ पर आया है, कहाँ पर आया है? क्यूरी टेम्परेचर। देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, पहले ये देखो सर। क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये है कि जैसे मैंने लोहा ले लिया, स्टील ले लिया, ठीक है, कोबाल्ट ले लिया, ये सब मेरे क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? और वो टेम्परेचर, सुनो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसके आगे या जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने तुमसे कहा आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर आयरन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया तो ये किससे बदल जाएगा? पैरा में। किससे बदल जाएगा? स्टील कितने पर बदल जाती है? 770 पर। निकेल 360, कोबाल्ट 1150। हालांकि ये लिखना नहीं है तुमको, 1150, ठीक है, ये याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर है जिस पर या जिससे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? कम। अब तुम मुझे खुद बताओ, फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाता गया, काईएम क्या होता गया? कम। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, काईएम कम हो रहा है, और एक टाइम पर आके काईएम 1.3 हो गया। क्या हो गया? 1.3। और तुम्हें पता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव कब होती है? किसके लिए नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है? डायामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। अब देखो IH कर्व याद रखो बेटा। इधर I और इधर, मुझे बताओ ये कर्व किसका है? ये कर्व किसका है?
और फेरो का कर्व ऐसे है। एक टाइम पर जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व किसका है, फेरो का, आई और एच का। आई क्या है, एच क्या है, सब पता है तुमको। आई क्या है, एच क्या है, ये सब पता ही है। देख क्यूरीज लॉ ऐसे लिखा हुआ है, क्यूरी लॉ देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। खुद देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर, क्या बात है, देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइएम क्या होगा, कम। कांस्टेंट हटा दो तो सी आ जाता है, और सी को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। सर अगर इन दोनों का ग्राफ देखोगे तो ये क्या आ गया, मेरा ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, क्यूरीज लॉ है। अगला देखो, चलो एक क्वेश्चन कराएंगे, पहले एक चीज और देखो। ये मैंने कुछ चीज लिखी हुई है, थोड़ा बड़ा करने से है। ठीक है, देखो एक एक चीज। सबसे पहला क्या है, डाईमैग्नेटिक फेवरेबल क्या कर रहा है, अपोज। पैरामैग्नेटिक क्या कर रहा है, फेवरेबल अट्रैक्ट। एक्वायर फेवरेबल क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांगली क्या कर रहा है, देखो अट्रैक्ट। इससे कुछ मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ये अपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। फेरोमैग्नेटिक में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबकी सब अंदर चली जाएगी। इसमें देखो, इसमें भैया ये कौन सा है, डाया, पानी कहाँ जा रहा है, नीचे, इधर कहाँ गया, ऊपर। इसमें ये कहाँ गया, ऊपर, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब सब्जी देखो, यहाँ पानी है लेकिन यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि पानी तुम्हारा कौन सा मटेरियल है, डाया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन मान लो, CuSO4, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अट्रैक्ट। और कोई भी लिक्विड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। ठीक है, कोई भी लिक्विड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली, काफी बार पूछी जाती है। इसमें क्या है, देखो अगर मेरे पास में, सोचो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तुमने एक ऐसी चीज ले ली जो डायामैग्नेटिक है। कैसी है, डायामैग्नेटिक। और उसको तुम ऐसे धागे में बांधो, धागे में बांध के और इसके बीच में ले जाओ, ऐसे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ऐसे बीच में ले जाओ, तो जो वो छड़ होगी, जो रॉड्स होगी, वो ऐसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही तो है, इसके क्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को तुम, अगर अब ये छड़ डाया की ना होके किसकी है, पैरा की, तो ये जो छड़ है वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, या फिर तुम कह दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। और इसमें ले जाओगे तो इसमें भी हो जाएगी भाई। अरे जैसा ये बिहेव करेगा वैसे ये बिहेव करेगा, बस ये कम मात्रा में कर रहा है, ये अधिक मात्रा में कर रहा है, ये चीज है। अगला देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो सर यूनिफॉर्म क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, यूनिफॉर्म, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने मान लो, मेरे पास में मान लो कोई भी मेरे पास में मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो डायामैग्नेटिक किधर जाने की कोशिश करेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम हो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही तो जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कहीं आग लग गई, अब सब में आग लगी हुई है, तो तुम किधर जाने की कोशिश करोगे, या मान लो पानी भरा हुआ है सब में, तो तुम किधर पानी में भागने की कोशिश करोगे, जहां कम हो। ठीक है, अब पानी तो है, तो पानी में जाओगे तो कहां जाओगे, जहां पर कम हो, तो वही हिसाब है। और इस ये कहां जाएगा, जहां पर ज्यादा हो, ये कहां जाएगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लोग, अगले देखो बेटा, इसका ये लिखा हुआ सर, यहां पर जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है, लेस देन 1।
लेस देन 1। और ये क्या होती है देखो, 1 से थोड़ी सी ज्यादा, और ये 1 से बहुत ज्यादा, 1 से बहुत। ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। और देखो -1 से ज्यादा और 0 से, यहां पर क्या होती है, 0 से ज्यादा और बहुत, 1 से थोड़ी सी कम, यहां पर बहुत ज्यादा। दूसरी चीज एक बात याद रखना, अगर मैं देखूं कि सर अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो किस में बहुत पहुंच जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में पहुंच जाएगा, पैरा में। और पैरा का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो डाया, और डाया का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं, डाया का टेम्परेचर इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। चित्र बनाया था मैंने, डाया का टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फेरो किस में चेंज हो सकता है, कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर। और फेरो और पैरा किस में चेंज हो सकता है, लेकिन डाया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, डाया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगली चीज क्यूरी टेम्परेचर पता है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक बिहेव्स एज लाइक पैरामैग्नेटिक, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। अब दूसरी देखो, मेरे पास में क्या है, बर्तन था, एक बर्तन, 2 बर्तन, ठीक है। इसके नीचे देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेट रखी हुई है। तो अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैं कुछ रखूंगा तो वो कुछ इस तरह बिहेव करने लगता है, ऐसे ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठ जाता है, देखो क्या डायमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चाहेंगी कि मैं इससे पास हूं, नहीं। तो ये इस पर फोर्स कहां लगाएंगी, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, हल्का सा ऊपर चला जाएगा, सही है। लेकिन अगर यही मैं किस में लगा दूं, पैरामैग्नेटिक में, तो पैरामैग्नेटिक में इसे क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो ये हल्की सी शेप कैसे बना लेगा, नीचे की साइड बना लिया है, ठीक है। और लिक्विड तो होता ही नहीं है कोई फेरोमैग्नेटिक, वो तो छोड़। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, टोटल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके बराबर होता है, 0। डायामैग्नेटिक मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा, 0। और पैरामैग्नेटिक में परमानेंट होता है और इसमें भी परमानेंट होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे, बताओ किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, डाया का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो डाया का मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो आज पढ़ाया इससे देखना क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन आए नहीं, क्वेश्चन तो पूछे नहीं। फिर हम लोग अगले बात करेंगे, ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा तुम लोग। अब बताओ एक पीछे थोड़ा बताओ। ससेप्टिबिलिटी है मेरे पास, जो वैल्यू ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है, वो 0.35 है। कौन सा मटेरियल है, ससेप्टिबिलिटी 0.35 है, कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेट। कौन सा है, ससेप्टिबिलिटी -0.35 है, कौन सा है, तो नेगेटिव तो एक ही है, डाया है। फेरोमैग्नेटिक 55 है, वो ससेप्टिबिलिटी 55 है, तो जो फेरो जाएगा। अब बताओ परमिएबिलिटी 0.35 है, परमिएबिलिटी 0.35 है,
डाया। डाया की क्या होती है? 0 से ज्यादा लेकिन 1 से, तो 1 से कम है नहीं। अब मैं कहता परमेबिलिटी 1.05 है तो कौन सा हो जाता? तो पहला हो जाता। और परमेबिलिटी अगर मैं कहता 100 है तो फेरो होता है। तो क्या हो जाता है मेरा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है। ठीक है। और फेरो लिक्विड फॉर्म में होता नहीं। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या होता है? काई एम, हाँ, म्यू आर इक्वल टू काई एम प्लस 1। म्यू आर इक्वल टू काई एम प्लस 1। ठीक है। अच्छा सर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? H से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, और मैग्नेटिक इंडक्शन H का फार्मूला क्या होता है? H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस, सही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला क्या है? म्यू बराबर B अपॉन, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन बटे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला क्या है? काई एम बराबर I अपॉन, सर H का जो फार्मूला है H बराबर, एक तो तुमने फार्मूला बताया H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस I, ठीक है। ऐसे ही ससेप्टिबिलिटी का बताया, ठीक है। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी का एक फार्मूला क्या बताया आपने अभी? I अपॉन H। और भी कोई फार्मूला होता है क्या? अच्छा, B अपॉन B नॉट किसका फार्मूला है? B अपॉन B नॉट म्यू आर किसका है? म्यू आर का एक फार्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये हो गया। अब मुझे बताओ, मेरे पास में एक ऐसा मटेरियल है जो मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होगा? डाया होगा। कौन सा होगा? और एक के अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर कम है, बहुत कम है, तो फेरो होगा। तो क्या होगा? अंदर स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक सब्जेक्ट होगा। एक मटेरियल मेरे पास ऐसा है, मैं कितना ही टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं उसकी ससेप्टिबिलिटी चेंज ही नहीं हो रही, डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? अच्छा, एक ग्राफ में H और I का लिया तो उसमें वो नेगेटिव है तो डाया में होगा, और स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरा, और ऐसे करके कर्व बना रहा है तो कौन सा हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। सही है। और कुछ पूछने को बचा है क्या? बच्चे लोग मैं सही बता रहा हूँ, 50 नंबर का पेपर आता है और अब तक लगभग तुम्हारा 35 नंबर का पेपर हो चुका है। 35 क्वेश्चन का पेपर हो चुका है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। लगभग 15 क्वेश्चन बचे हैं जो अभी पीछे बचे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों का रिवीजन चलेगा। मैं जितना कर रहा हूँ तुम उतना कर लो। 45 में 45 मार्क के आओगे। मतलब वो बात अलग है तुमसे हो ना, लेकिन तुम यहाँ आके यही कहोगे कि हाँ सर सब पढ़ा हुआ था। मतलब ऐसा है 50 क्वेश्चन आते हैं तो तुम ये कहोगे हाँ सर मैंने नहीं पढ़ा, मैं चाहता अगर पढ़ता तो 45 क्वेश्चन मेरे से हो जाते। ठीक है, इतना तुम कहोगे। हाँ, तुम कहोगे कि अगर मेहनत करो तो हो ही जाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, कोई बाहर थोड़ी ना जाता है किसी प्रकार से। ठीक है, तो मेहनत करते रहना। हम लोग कब मिलेंगे? कल, है ना? जहाँ तक लग रहा है